हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन 88। चलिए अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा था उसी के आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तक अपन हाइपरटेंशन पढ़ चुके हैं। और हाइपरटेंशन के बाद में आप शुरू कर रहे हैं अपन का मायोकार्डियल इंफार्क्शन, या फिर जिसको अपन हार्ट अटैक से नाम से भी जानते हैं। तो चलो इसको शुरू करते हैं। अपन हार्ट अटैक को शुरू करेंगे और हार्ट अटैक के अंदर में अपन जो सारी डिटेलिंग है वो सारा सब कुछ देंगे। जैसे हार्ट अटैक की बात आती है तो मैं एक सिंपल सी बात बोल दूं आपको कि हार्ट अटैक जो है वो क्या है, एक तरीके से अपना जो मायोकार्डियम लेयर होती है हार्ट के अंदर में, जो क्या करती है एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती हैं। तो उसका क्या हो जाता है कि उसके अंदर में जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है एक तरीके से। अब ऑक्सीजन की सप्लाई अगर 5 मिनट से ज्यादा अगर बंद होती है तो उस कंडीशन के अंदर में क्या होता है, अपने को हार्ट अटैक देखने को मिलता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपन इसको। चलिए हार्ट अटैक के बारे में देख लें कि भाई पी आर यादव के हिसाब से हार्ट अटैक के अंदर में क्या लिखा हुआ है, तो और क्या क्या चीजें हैं जो अपने को इसके अंदर में देखने को मिलती हैं। तो हार्ट अटैक की अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल मसल्स टू सडन ओकल्सन टू of coronary result into stopping of O2 and blood flow more than 5 minutes। अगर 5 मिनट से अगर ज्यादा टाइम तक क्या होता है, O2 की और ब्लड की सप्लाई अगर रुक जाती है तो उसी कंडीशन में अपने को क्या देखने को मिलता है, एमआई देखने को मिलता है। क्योंकि इसकी वजह से होता क्या है कि मायोकार्डियल मसल्स की क्या है, टिश्यू जो है वो उनका क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस की बात करें, नेक्रोसिस का सीधा सा मतलब है कि एक तरीके से टिश्यू की क्या हो जाना, डेथ हो जाना। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है। जो अपना न्यूक्लियस सॉरी नेक्रोसिस डेवलप इनटू स्कार टिश्यू। अगर ये नेक्रोसिस डेवलप जो है ये बाद में क्या हो जाता है, स्कार टिश्यू के अंदर में डेवलप हो जाएगा। लगभग 2 से 3 महीने लेगा ये डेवलप होने में। ठीक है, 2 से 3 मंथ के बाद में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में डेवलप हो जाएगा। उसके बाद में विच परमानेंटली डैमेज, यानी कि ये क्या कर लेगा, परमानेंटली डैमेज द साइज एंड शेप ऑफ द वेंट्रिकल्स। जो वेंट्रिकल का साइज एंड शेप है उनको क्या परमानेंटली डैमेज कर देगा। अगर एम आई इज लीडिंग कोज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। देखो एम आई एक ऐसा डिजीज है या फिर एक ऐसा डिसऑर्डर है जो क्या करता है, वर्ल्ड वाइड क्या करता है कि एक तरीके से डेथ कॉज करने का काम करता है। चलिए मैं अगर आगे बात करूं, आगे इसके अंदर में क्या लिखा है, एम आई इज लीडिंग कोज डेथ वर्ल्ड वाइड के बाद में जो लिखा है द मोस्ट कॉमन साइट। जो मोस्ट कॉमन साइट जो एम आई की है वो कौन सी है, तो बात करें जो इंटीरियर वॉल है किसकी, हर्ट की। तो हर्ट के अंदर में भी कौन सा, जो अपना वेंट्रिकल्स हैं इन दोनों के आगे वाली जो दीवार है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है आपका नेक्रोसिस। नेक्रोसिस हो जाएगा तो उसी नेक्रोसिस को अपन क्या बोलेंगे, ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन साइट है इसकी। ठीक है, उसके बाद में बात करें और क्या लिखा, तो इनसफिशियंसी या इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ O2 कोज एसिडोसिस। यानी जाहिर सी बात है O2 की सप्लाई अगर डिक्रीज होगी तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा वहां पे एसिडोसिस उस पर्सन के अंदर में। ठीक है, और ये कारण होता है CO2 के बढ़ने की वजह से। यानी CO2 का लेवल जब जब बढ़ता है तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर में एसिडोसिस कोज करने का काम करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में और क्या लिखा है इसके अंदर में पढ़ते हैं। हर्ट मसल कैन रिटेन alive in in visiting person if receive 10 to 15% ऑफ नॉर्मल ब्लड सप्लाई। देखो जाहिर सी बात है कि नॉर्मली अगर किसी पर्सन की बात करें, भाई नॉर्मल रेस्ट की अवस्था में भी है, नॉर्मल अवस्था में, तो उस टाइम पे भी उसको 10 से 15% हार्ट के अंदर में आपको ब्लड फ्लो करना ही पड़ेगा। यानी कि हार्ट की जो एक तरीके से बोले हार्ट को सप्लाई कौन करता है, तो आपकी कोरोनरी आर्टरी करती है। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर में कितना, 10 से 15% ब्लड जो है वो जाना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन रिस्क फैक्टर की। तो जाहिर सी बात है ऐसे कारण जो हो सकता है कि इनकी वजह से एमआई आपको में भी डेवलप हो सकता है, सबके अंदर में डेवलप हो जरूरी बात नहीं। ठीक है, पहला ही कारण है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अगर किसी पर्सन के अंदर में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो रहा है, यानी कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या है कि आपकी जो वेन है या तो वो थिक हो जाएगी, इसकी जो दीवार है वो मोटी हो जाएगी, या फिर उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। इसके दो ही कारण होते हैं, या तो कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए वहां पे, या फिर
जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज हो जाए, तो ये क्या कर सकता है, वहां पे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कॉज कर सकता है, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से ही आपको क्या हो सकता है, एमआई देखने को मिल सकता है। सीएडी, स्मोकिंग, उसके बाद में हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, सेकंड जो आपकी सेडेटरी लाइफस्टाइल है, आपका स्ट्रेस है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल है, या फिर हाइपरलिपिडीमिया जिसको बोला जाता है, इन सब की वजह से आपको क्या हो सकता है, एमआई हो सकता है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, साइन एंड सिम्टम की बात करें तो दो में डिवाइडेशन कर लेते हैं अपन इसका। साइन एंड सिम्टम को दो में डिवाइड करें तो कौन कौन सा में डिवाइड होगा, पहला होगा आपका क्लासिक सिम्टम। भाई पहले जो सिम्टम है आपके वो कौन से हैं, क्लासिक सिम्टम। क्लासिक सिम्टम की बात करें, क्लासिकल सिम्टम में क्या आता है, तो कार्डिनल सिम्टम या फिर क्लासिकल सिम्टम की बात करें तो कार्डिनल सिम्टम ऑफ एमआई सीवियर परसिस्टेंट क्रॉसिंग, किसका क्रॉसिंग हो रहा है, क्रॉसिंग देखने को मिलेगा आपको जो अपना सबस्टर्नल जो एरिया है उस एरिया के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रशिंग जैसा देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके से ये बोल सकता हूँ मैं किसी चीज को क्या कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्रश कर रहा हूँ, मतलब निचोड़ रहा हूँ या फिर दबा रहा हूँ, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, जैसे कि एक चौक को लो आप और उसको क्या कर रहे हो, उंगली से क्या कर रहे हो, क्रश कर रहे हो, मतलब उसको भंगूर कर रहे हो एक तरीके से, तो उसी को अपन बोलते हैं क्रशिंग। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी जो सबस्टर्नम जो एरिया है वहां पे कोई आपके जो बहुत ज्यादा क्रशिंग कर रहा है, ऐसा आपको फील होगा, और सब दर्द होगा, वहां पे पेन होगा, वहां पे क्रशिंग पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, और पेन इज नॉट रिलीव्ड, पेन क्या होगा, रिलीव नहीं होगा बाय नाइट्रोग्लिसरीन एंड रेस्ट, नाइट्रोग्लिसरीन से और रेस्ट की वजह से आपका जो पेन जो है वो रेस्ट की वजह से रिलीव नहीं होगा, इट ओनली रिलीव्ड बाय ओपियोइड्स, ओनली फॉर ओपियोइड्स की वजह से ये रिलीज हो सकता है, अदरवाइज ये रिलीव नहीं होगा। ये क्या है इसका क्लासिक सिम्टम। पेन में बी रेडियंट, जो पेन है वो कभी कंधे पे आ रहा है, कभी स्टर्नम के भी साइड में आ रहा है, या फिर जो में जा रहा है, नेक में जा रहा है, लेफ्ट शोल्डर में जा रहा है, लेफ्ट आर्म जो आर्म है उसके अंदर में जा रहा है, तो इसे रेडियंट होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, और ये इसके क्या हैं, जो अपने क्लासिकल साइन है, यानी क्लासिकल साइन ऐसे साइन होते हैं जो आपको सीधा सीधा इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को क्या है, कि अब इसको हार्ट अटैक आने वाला है, तो आपको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। चलिए उसके बाद में आपका आता है शॉक लाइक सिम्टम, यानी शॉक के जैसे कुछ एक सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सिस्टोलिक बीपी लेस देन 80, जब आपका सिस्टोलिक बीपी है 80 mmHg से कम हो जाएगा, जो उसकी पल्स है वो भी कैसी दिखने की आपको, बिल्कुल वीक आएगी, यानी कम कम फील होगी पल्स। आप जब पेशेंट को हाथ लगा के टच करके देखोगे ना, तो क्या होगा, उसकी पल्स बिल्कुल ही कम होगी। ठीक है, कूल एंड काम स्किन देखने को मिलेगी, मतलब कूल स्किन उसकी जो है वो ठंडी पड़ रही होगी, और आपको पेशेंट के अंदर में साइनोसिस देखने को मिलेगा, लेथार्जी देखने को मिलेगी, यानी थका हुआ पर्सन, और उसके बाद में साइनोसिस मतलब थोड़ा ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको उसके अंदर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो है डिस फॉर डाइफोरेसिस की अगर बात करें, यानी एक्सेसिव क्या होगा उसके अंदर में, जो स्वेटिंग है वो देखने को मिलेगा, उसकी वजह से स्किन वैसे ही कोल्ड हो रही है, और ओलिगोयूरिया यानी यूरिन बिल्कुल ही लेस देन 30 ml हो जाएगा, 400 ml पर डे के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन जो सॉरी 1600 ml पर डे के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन वो कितना हो जाएगा, लेस देन 30 ml और 400 ml। ये देखो ओलिगोयूरिया की बात आती है तो लेस देन 400 ml को ही अपन क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया बोलते हैं। पर डे के अगर किसी का यूरिन 1600 ml नहीं आके 1400 400 ml से भी नीचे चला गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ओलिगोयूरिया। फीवर अगर पेशेंट के अंदर में देखने को मिल सकता है, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड मायोकार्डियल टिश्यू डिस्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है, उस पेशेंट के अंदर में तुरंत ही क्या आ जाएगा, बुखार आ जाएगा। ठीक है, ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, नोट्स लिखना चाहो आप यहाँ से देख सकते हो और लिख सकते हो इसे। ठीक है, चलिए आगे निकालते हैं। और उसके अंदर में क्या देखने को मिलेगा आपको, डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में दिक्कत आएगी, पेशेंट बोलेगा मुझे सांस नहीं ली जा रही है। ठीक है, उसके बाद में उसको डिजीनेस होगी, उसके बाद में अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बेहोशी की जैसे हालत होने लग जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगा पेशेंट, डिसएरिथमिया होगा। डिसएरिथमिया मतलब डिस्टरबेंस इन नॉर्मल रिदम।
यानी आपका जो हार्ट है वो नॉर्मल रिदम में नहीं चलेगा। अब क्या करेगा, बीटिंग जो है हार्ट की वो यहाँ तो डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे कभी बहुत ज्यादा और कभी बिल्कुल कम, ऐसे देखने को मिल सकती है। और उसके बाद में फीलिंग ऑफ फियर एंड एंजाइटी, अब बहुत डर लगेगा, अब भगवान की याद आएगी, अब बोलेगा पेशेंट, हे भगवान मैंने जितने भी पाप करे हैं उन सबको माफ कर दे। और इस कंडीशन में अपने पापों को लेके माफी मांगने लग जाएगा, यानी फियर और एंजाइटी पेशेंट के अंदर में देखने को मिलेगी। ये कुछ सिम्टम हैं जो आपको देखने को इसके अंदर में मिलेंगे। चलिए ये बात हो गई अपने सिम्टम की। अब बात आती है कि भाई किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, तो अब इसको डायग्नोसिस कैसे करोगी, भाई उसको हार्ट अटैक ही आया। तो इसको डायग्नोसिस करने का तरीका जो है, या फिर इसको पता लगाने का जो प्रोसेस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन या फिर डायग्नोसिस। चलिए इसके अंदर हम बात करें डायग्नोसिस में, तो इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ कार्डियक इंडिकेटर मार्क्स, ठीक है, रिलीज बाय डैमेज कार्डियक मसल्स, ठीक है, कुछ जो आपकी कार्डियक मसल डैमेज हुई हैं उसी के थ्रू कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो इंडिकेट करेंगे, या फिर उसके थ्रू कुछ केमिकल्स ऐसे निकलते हैं जो इंडिकेट करेंगे सीधा सीधा कि भाई आपकी जो मायोकार्डियल लेयर है वो क्या हुई है, डैमेज हुई है। मैं एक तरीके से सीधा सीधा समझाऊं तो, अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा है और इतनी जोर से मारा है कि उसका गाल क्या हो गया, लाल हो गया है, तो ये क्या है, उसका इंडिकेटर है। आपने क्या करा, उसको थप्पड़ मारा है, ये क्या इंडिकेटर है उसका कि भाई वो लाल लाल घाल हो रहा है, यहाँ पे उसके गाल पे आपकी उंगलियां छप गई हैं, यानी वहां पे क्या हो रहा है, आपने थप्पड़ मारा है, ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है। चलिए अगर मैं आगे निकालूं, इसकी बात करूं कि भाई इसके अंदर में कौन कौन से जो इंडिकेटर हैं वो शामिल हैं, तो सबसे पहला ही इंडिकेटर आता है अपना सीरम क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज। जो आपका सीरम क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज जो है वो देखने को मिलेगा, जो आपका सीपी के नाम से जाना जाता है। तो इसकी बात करें अपन तो डिफरेंट आइसोफॉर्म प्रीडोमिनेंट इन डिफरेंट टिश्यू लाइक स्केलेटल मसल्स की बात करें तो उसके अंदर में CKMM देखने को मिलता है अपने को। वहीं बात करें कार्डियक मसल की तो उसके अंदर में CKMB देखने को मिलता है आपको। और जो अगर ब्रेन की बात करें, अगर ब्रेन में कुछ हुआ है तो आपको जो इंडिकेटर है वो देखने को मिलेगा CKBB, ठीक है, यानी कि क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, ठीक है, बी मतलब ब्रेन हो सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में इट हेल्प इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ कंडीशंस विच दिस एंजाइम प्रेजेंट ब्लड स्ट्रीम, यानी सीधी सी बात है, वैसे तो इसका एग्जामिनेशन करेंगे तो एंजाइम कहाँ मिलेगा, आपको ब्लड में मिलेगा ये, ठीक है। इंक्रीज CKMB वैल्यू इंडिकेट कार्डियो, ठीक है, कार्डियल डैमेज देखने को दिख सकता है, ठीक है। उसके बाद में CKMB लेवल लेस, सॉरी, राइज विद इन आवर्स ऑफ इंजरी एंड पीक एट 18 आवर्स, यानी 18 आवर्स पे कहाँ चला जाएगा, ये सबसे ज्यादा दिखेगा। यानी कि 18 घंटे के अंदर में तो आपको क्या करना है, 24 घंटे के अंदर में तो आपको लगभग पता चल ही जाएगा कि भाई इस पेशेंट को क्या हुआ है, MI हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे अपन बात करें कि भाई एक और कौन सा है, तो ये अपना है ट्रोपिनिन। इसके बारे में तो आपने वैसे ही पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है। चलिए ट्रोपिनिन जो है प्रोटीन कंपोनेंट होता है कार्डियक मसल्स का, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ब्लड टेस्ट, ठीक है। ब्लड टेस्ट के अंदर में मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है कि भाई सबसे पहले ये टेस्ट करा जाएगा तो किसका, ट्रोपोनिन का ही टेस्ट करा जाता है। अब क्या करते हैं इसके अंदर में, थ्री फॉर्म ऑफ ट्रोपोनिन आर प्रेजेंट इन मायोकार्डियल मसल्स, तीन तरह के प्रोटोन ट्रोपोनिन प्रेजेंट होते हैं, ट्रोपोनिन C, ट्रोपोनिन I और ट्रोपोनिन T। ये तीन प्रकार के आपके जो ट्रोपोनिन है वो प्रेजेंट होते हैं। ट्रोपोनिन I की अगर बात करें तो अ प्रोटीन दैट रिलीज ओनली बाय हार्ट मसल्स, ये सिर्फ और सिर्फ कौन रिलीज करता है, आपका हार्ट मसल रिलीज करती हैं। तो इज मोर स्पेसिफिक मेकर फॉर MI दैट ऑर्डर, यानी कि सीधी सीधी बात बोलूं तो सबसे खतरनाक तरीके से अगर कोई सही से सही
जो चीज बताएगा कि भाई आपको हार्ट अटैक आया, तो वो बताएगा आपका ट्रोपोनिन आई, कि भाई वहां पे कुछ न कुछ डैमेज हुआ है। उसके बाद में मेकर फॉर एम आई, देन अदर ट्रोपोनिन यानी प्रोटीन दैट रिलीज इन ब्लड बाय बोथ डैमेज हार्ट मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स, यानी दो जो बाकी के बचे हैं आपका सी और टी, वो किसकी वजह से, आपके स्केलेटल मसल्स की वजह से डेवलप हो सकते हैं, यहाँ पे रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें अपन। इट इंक्रीज विद इन 3 आवर्स, यानी 3 घंटे के अंदर में ये इंक्रीज हो जाएंगे ऑफ इंजुरी एंड पीक एट 2 days, रिमेन एलिवेटेड 7 to 10 days, यानी कि कितने 7 से 10 दिन तक ये एलिवेटेड रहेंगे। यहाँ पे इसके अंदर में चेंजेस दिखते रहेंगे आपको। ठीक है, लेकिन आपको 2 दिन के अंदर तक तो ये कंफर्म डायग्नोसिस दे देगा कि भाई इस पर्सन को क्या हुआ है, कल हार्ट अटैक आया था, वो जो दिल का दौरा था वो आया था, यानी कि इसके जो चेस्ट पेन कर रहा था, यानी इसके जो छाती में दुख रहा था, वो ऐसे ही नहीं दुख रहा था। इन भाई साहब को मरते मरते बचे हैं, वरना राम जी को प्यारे हो जाते, लेकिन बच गए हैं, जो बड़ी बात है। चलिए, उसके बाद में जो इसके अंदर में क्या है, लेक्टेड डिहाइड्रो हाइड्रोजनेज यानी एलडीएच जो है, जो एंजाइम है, वो आपको इसके अंदर में देखने को मिलेगा। एलडीएच इज नॉट अ स्पेसिफिक एंड ट्रोपोनिन, जो एक तरीके से ट्रोपोनिन है वही स्पेसिफिक है, बाकी जो अपना एलडीएच है वो स्पेसिफिक नहीं। इट फाउंड इन वेराइटी ऑफ टिश्यू, जैसे लंग हुआ, किडनी हुआ, लिवर हुआ, हार्ट हुआ, ब्लड हुआ। इट्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द forms called isoenzymes. LDH first isoenzyme is normally found in the muscle of heart, and LDH2 found in predominantly in bloodstream. Yeah. A high LDH level to LDH2 suggest MI। ठीक है, सीधा सीधा क्या इंडिकेट करता है, MI को इंडिकेट करता है। चलिए, इतना कोई खास नहीं है ये टेस्ट। उसके बाद में आपका आता है मायोग्लोबिन। जो आपका मायोग्लोबिलिन होता है उसकी बात करें तो इट इज लेवल इंक्रीज विद इन 2 आवर्स, ऑल्दो इट इज लो स्पेसिफिक ऑफ मायोकार्डियल इंफेक्शन इन नॉट कार्डियक स्पेसिफिक, यानी कोई स्पेशल कार्डियक यानी हार्ट से सीक्रेट नहीं होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। Troponin I and CKMB both are the specific for myocardial damage, and but most sensitive and specific test is troponin I because it has increased specific compared with the CKMB. So troponin I is superior maker of for MI, यानी कि सीधी सीधी बात बोलूं, I ही सबसे बढ़िया है ये टेस्ट, यानी सबसे बढ़िया जो टेस्ट है अगर कोई बता रहा है तो वो अपना है ट्रोपोनिन आई। इंक्रीज इन WBC काउंट 10,000 to 20,000 cell mm³ on second day and last up to 1 week। ठीक है, आप देखो WBC का लेवल भी बढ़ेगा, और WBC का लेवल जरूरी नहीं कि सिर्फ इससे ही बढ़े, किसी और वजह से भी बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात करते हैं अपन ईसीजी चेंजेस। भाई आपकी जो ईसीजी हैं उसके अंदर में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेटेड दिखेगा। अगर सीधे सीधे बात बोलूं, आपका जो एसटी सेगमेंट एलिवेटेड दिख रहा है तो जाहिर सी बात है पेशेंट को क्या हुआ है, एमआई हुआ है। मोर देन 1 mm अबव बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन से कितना, 1 mm ज्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ है। एमआई स्टेम एंड टी वेव इंटरवेंशन बोथ इंडिकेट इस्चेमिया। क्या करेगा ये, इस्चेमिया को इंडिकेट करता है। प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल क्यू वेव, डाउनवर्ड और नेगेटिव वेव ऑफ ईसीजी फॉलोइंग पी वेव इन एमआई पेशेंट। ठीक है, एमआई पेशेंट के अंदर में जो आपका पी वेव है वो फॉलो देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपका क्यू वेव है वो आपको कैसा दिखेगा, एबनॉर्मल दिखेगा, एंड डाउनवर्ड या नेगेटिव देखने को मिल सकता है। इट इज इंडिकेट इन्फेक्शन एंड यूजुअली रिमेनिंग परमानेंटली, रिमेन परमानेंटली। ठीक है, ये हो सकता है परमानेंटली ऐसा ही रह जाए। ठीक है, उसके बाद में कोरोनरी एंजियोग्राफी। आप जब कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हो, विजुअलाइजेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय
using X-ray and determine and pathology obstructions to blood flow to heart muscles। यानी हो सकता है अगर आपके जो ब्लड वेसल्स है अगर उसका अपन एग्जामिनेशन करें एंजियोग्राफी करें तो उससे भी आपको देखने को मिल सकता है, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो अपना है ट्रेडमिल टेस्ट। यानी एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है, स्ट्रेस टेस्ट और एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट जो है बोला जाता है इसको। स्टेट टेस्ट बोलो या फिर एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट बोलो या ट्रेडमिल टेस्ट बोलो, एक ही बात है। ये सारे अलग अलग इसके नाम हैं। इसके अंदर में क्या होता है, ये टेस्ट मेजर्स ऑफ मायोकार्ड कार्डियोवास्कुलर fitness which people themselves by exert themselves by walking or running or a conveyor belt among with monitoring of their heart rate, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजनेशन या फिर सेचुरेशन की बात करें तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है रिस्पॉन्स के थ्रू अपन वहाँ पे चेक करते हैं। यानी उसको एक तरीके से बोलूँ कि भगाओ और फिर चेक करो कि भाई उसके अंदर में जो है उसका हार्ट है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन की बात करें भाई, कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो कॉम्प्लिकेशन जो है हार्ट फेलियर के वो क्या क्या देखने को मिल सकते हैं आपको, तो हार्ट फेलियर है, इरेगुलर हार्ट बीट है, डिसएरिथमिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिल सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में जो ड्रेसलर सिंड्रोम्स आपको देखने को मिल सकते हैं जिसके अंदर में क्या होता है पोस्ट मायोकार्डियल इंफेक्शन या सिंड्रोम जो है वो देखने को मिल सकते हैं, कैरेक्टराइज बाय प्लूरेटिक चेस्ट पेन या फिर पेरिकार्डाइटिस फीवर एंड ल्यूकोसाइटोसिस आपको देखने को मिल सकता है। चलो ये तो हो गई अपने एमआई के अंदर में कि भाई एमआई की कॉम्प्लिकेशंस क्या थी, ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन एमआई के जो मैनेजमेंट है, यानी इसके अंदर में आप दवाई गोलियां क्या दे सकते हो पेशेंट को, तो वो बात करते हैं अपन। चलिए, एमआई के अंदर में आपको पहले तो मैनेजमेंट के अंदर में बात आती है कि आपको एडमिनिस्टर क्या करना है, एस्प्रिन एडमिनिस्टर करना है एज एंटी प्लेटलेट एंड इंजेक्शंस मॉर्फिन सल्फेट टू रिलीव पेन। यानी कि आपको एस्पिरिन देना है जिससे क्या हो जाएगा, एंटी प्लेटलेट होने की वजह से ब्लड को पतला कर देगा, यानी जमने नहीं देगा ब्लड को, यानी जमेगा नहीं तो क्लोट नहीं बनेगा और क्लोट नहीं बनेगा तो ब्लड चलता रहेगा। अब बात रही दर्द की कि दर्द को कैसे खत्म करूं, तो दर्द के लिए आपको एनाल्जेसिक देनी है, लेकिन एनाल्जेसिक से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर में आपको देनी पड़ेगी मॉर्फिन सल्फेट। ठीक है, वही क्या कर पाएगी, उस पेशेंट को पेन से रिलीफ दिला पाएगी। उसके बाद में आती है अपना एडमिनिस्टर मॉर्फिन ऑन प्रायोरिटीज टू मैनेज पेन बिकॉज पेन रिलीव इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियल। ठीक है, चलिए उसके बाद में आती है बात कि प्लेस क्लाइंट इन सेमी फाउलर पोजीशन। भाई पेशेंट को कैसे रखना है, 45 डिग्री के एंगल पे लटका देना है टू इंक्रीज कंफर्ट एंड ऑक्सीजनेशन टू मायोकार्डियम, यानी मायोकार्डियम को ऑक्सीजन अच्छे से मिल सके। ठीक है, उसके बाद में एडमिनिस्टर O2, यानी ऑक्सीजन जो है एडमिनिस्टर करनी एट द रेट ऑफ 2 लीटर पर मिनट बाय नेजल कैनुला, यानी नाक में कैनुला लगा के सीधा सीधा उसको 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से क्या चलानी है आपको, आपको चलानी है ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद में आपको उसको एडमिनिस्टर करना है बीटा ब्लॉकर्स, आपको पता हो तो प्रो जो आपका प्रोपेनोलोल जो है वो क्या है, एक तरीके से मैंने पहले ही बताया था कि एक तरीके से वो क्या है एंटी एंजाइटी ड्रग भी है, यानी एंजाइटी को कम करने का काम भी करती हैं और उसके साथ में आपके जो हैं इसके अंदर में भी काम आएगी, बीटा ब्लॉकर्स के अंदर में भी इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई, यानी हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा और आपके मायोकार्डियल जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई भी इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इफ सिस्टोलिक बीपी इज lower than 100 mm of Hg or 25 mm of Hg lower than previous regarding the lead lower the head of the bed and inform the physician।
जैसे ही अगर आपको देखने को मिलता है कि सिस्टोलिक बीपी कितना चला गया है, 100 से कम चला गया है या फिर 25 mm ऑफ एच से लोअर देन प्रीवियस रिगार्ड जो रीडिंग थी उससे 25 mm ऑफ एच नीचे गया है, तो उस कंडीशन में सीधा जाके आपको डॉक्टर को ही बुला के लाना है, आपको खुद कुछ नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम में पूछने जैसा क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। अगर 25 mm ऑफ एच से एकदम से गिर जाती है बीपी तो आपको सीधा सा डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, या फिर 100 mm ऑफ एच से बीपी नीचे जाता तो आपको डॉक्टर को ही बुलाना है। आपको खुद फालतू की चीजें नहीं करनी है, समझे बेटा। चलो, उसके बाद में एडमिनिस्टर थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। और क्या एडमिनिस्टर करना है आपको? थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। क्या होता है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट? थ्रोम्बोलाइटिक एक तरीके से बोलूं कि जैसे जो क्लोट बना है उसको तोड़ने वाले एजेंट जिनको बोलते हैं थ्रोम्बोलाइटिक, यानी थंबे को तोड़ने वाले समझे। चलो, उसके बाद में एजेंट द स्टेप्टोकाइनेस जो है वो आपको क्या करना है? इंसर्ट करना है। एंटीडोट ऑफ एमाइनो कार्पोइक एसिड। उसके बाद में यूरोकाइनेस टिश्यू और प्लाज्मोजन एक्टिवेटर जो है टीपीए जो है आपको इंसर्ट करना है। और उसके बाद में डिजोल ऑलरेडी फॉर्म क्लॉट। ठीक है, क्लॉट को डिजोल्व करने का काम करेगा। चलिए, ये चीज तो अपन करेंगे। उसके बाद में अब बात आती है थेराप्यूटिक मैनेजमेंट की। भैया आपको क्या क्या थेराप्यूटिक मैनेजमेंट पेशेंट को करना है। तो पहले ही बात आ जाए थेराप्यूटिक मैनेजमेंट के अंदर में पीटीसीए। पी का मतलब होता है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करनी है आपको। भाई ट्रांसल्यूमिनल मतलब अंदर स्टेंट घुसा के क्या करना है? आप जो नैरो हो गई आर्टरीज को बलून के थ्रू फुला के, कैथेटर के थ्रू फुला के क्या करना है आपको? चौड़ा करना है, उसके बीच में स्टेंट लगानी है। चलो, ऑब्स्ट्रक्शन एंड क्लोज द आर्टरी डायलेटेड विद द बलून कैथेटर ओपन वेसल्स ल्यूमन एंड इम्प्रूव आर्टेरियल ब्लड फ्लो। ठीक है, बलून कैथेटर इंट्रोड्यूस थ्रू द राइट फीमोरल आर्टरी, यानी आपकी जो राइट फीमोरल आर्टरी है उसके थ्रू ही अंदर आपने को पहुंचना है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है कि रिपीटेड इन इनफिल्ट्रेशन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ऑफ बलून विथ प्रेशर बिटवीन 9 to 15 एटमॉस्फेरिक। जो प्रेशर होता है उसके हिसाब से आपको क्या करना है? उसको इन्फ्लेम करना है और रिलैक्स करना है। अप्रोक्सीमेटली 135 से 255 psi का प्रेशर जो है आपको लगाना है डायलेट करने में नैरोएस्ट मसल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद में बात आती है आपका सेकंड कोरोनरी आर्टरी शंट। कोरोनरी आर्टरी के यहाँ क्या लगाना? शंट लगाना। कोरोनरी आर्टरी शंट इज यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ पीटीसीए to eliminate rise to acute coronary vessels close and open vessels for long time। ठीक है, जो जो शंट डालते हैं अंदर एक तरीके से कुछ नहीं है, एक वो स्टैंड लगाते हैं जो क्या करती हैं? उसको फुलाए हुए रखने का काम करती हैं ताकि इन फ्यूचर वो ब्लॉक नहीं हो। उसके बाद में इसके अंदर में आता है आपका कोरोनरी आर्टरी बाईपास, यानी CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। यानी कि सीधा सीधा बोलूं कि भाई ये नस यहाँ से ब्लॉक हुई, इसको काटो, आगे से ही जोड़ दो इसे, आगे का एरिया तो कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, द ऑब्स्ट्रक्शन कोरोनरी आर्टरी इज बाईपास्ड विद द क्लाइंट ऑन ब्लड वेसल्स। ठीक है, और खुद की ब्लड वेसल से इसका बाईपास करा जाएगा। और जो as far as when radial artery or internal memorial artery are mainly used to bypass lesion coronary artery। ठीक है, यहाँ पे बाईपास करने के लिए कौन कौन सी आर्टरी का यूज कर सकते हैं आप? जो आपका स्पेलेनियस आर्टरी वेन जो है उसका यूज कर सकते हैं, रेडियल आर्टरी का यूज कर सकते हैं, और इंटरनल मेमोरी जो आर्टरी हैं और मेनली यूज्ड बाय बाईपास लीजन। ठीक है, चलो, ये कुछ जो अपन ने टॉपिक थे वो अपन ने पढ़े हैं। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना एंजाइना पेक्टोरिस। ये पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। अभी MI के अंदर में बस इतना ही। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो डिलीवर करते रहें।
और अगर आपकी डिमांड रही कि अपन एंक्लेक्स का भी जो है सोल्व करें, या फिर अपन जो पी आर यादव की जो एमसीक्यू हैं वो भी करें, तो आप कमेंट में लिखिएगा। और अगर मॉसबी भी करनी है तो उसका भी अगर आप चाहते हैं तो अपन कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अभी जो लाइक हैं वो बहुत कम आ रहे हैं आपके, तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप लाइक को इम्प्रूव कर सकें। एकमात्र अपना ही चैनल है जो क्या कर रहा है कि अभी पी आर यादव की जो क्लासेस हैं वो अपलोड कर रहा है, थ्योरी क्लासेस, और किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।